तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन की हैं। सेंट्रल दिल्ली की सड़कों पर मौजूद प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वो पेपर लीक के मामलों में कार्रवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर अड़िग है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के एक बयान के बाद सोशल मीडिया से शुरू हुई एक मुहिम अब मोदी सरकार के लिए अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज बन गई है। इस पूरे आंदोलन की अगुवाई कर रही है कॉकरोच जनता पार्टी, जिसकी पहचान है कॉकरोच। वही कॉकरोच जो कई सदियों और सभ्यताओं के खत्म होने के बाद भी हमारी और आपके किचन में टहलता हुआ ऐसे ही मिल जाता है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब कॉकरोच जैसी कोई आम सी चीज किसी प्रदर्शन या आंदोलन का चेहरा बनी हो। इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो इसमें छाते, बर्तन से लेकर नमक तक आपको सरकारें पलटते मिल जाएंगे। आज प्रदर्शनों की पहचान बने ऐसे ही टूल्स की बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है निकिता और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बेरोजगार युवाओं, सोशल मीडिया और एक्टिविज्म पर टिप्पणी करते हुए कुछ युवाओं को कॉकरोच और परजीवी कह दिया। बाद में उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया गया था, लेकिन तब तक ये बयान अदालत की चारदीवारी से निकलकर पूरे देश में फैल चुका था। अगले ही दिन 16 मई को पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट और छात्र अभिजीत दिपके ने एक नए संगठन की शुरुआत की। नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेपी। लेकिन देखते ही देखते ये व्यंग्य एक बड़े आंदोलन में बदल गया। कुछ ही हफ्तों में सीजेपी के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हो गए। कॉकरोच की तरह ही दुनिया भर में ऐसे कई पॉलिटिकल टूल्स रहे जो अलग अलग प्रदर्शनों की पहचान बन गए। एक साल पहले 2025 में नेपाल में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। तब पॉलिटिकल टूल बना एक हैशटैग नेपोकिड्स। 2025 का नेपाल पहले से ही गहरे आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा था। देश की करीब 1/3 अर्थव्यवस्था उन पैसों से चल रही थी जो विदेश में काम कर रहे नेपाली अपने घर बेचते थे। युवा बेरोजगारी करीब 20% तक पहुंच चुकी थी। दशकों से वही कुछ राजनीतिक परिवार बार बार सत्ता में आ रहे थे। लोगों के मन में इस पूरे सिस्टम के खिलाफ गुस्सा था, लेकिन इस गुस्से को एक चेहरा नहीं मिल पा रहा था। वो चेहरा मिला टिकटॉक पर। नेताओं के बेटे बेटियां वहां लग्जरी छुट्टियां, महंगे डिजाइनर कपड़े और आलिशान जिंदगी के वीडियोस पोस्ट कर रहे थे। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा एक वीडियो की हुई जिसमें महंगे ब्रांड्स के शॉपिंग बैग से बना एक क्रिसमस ट्री दिखाया गया था। इसके बाद नेपाली सोशल मीडिया ने नेताओं के बच्चों को नेपोकिड्स कहना शुरू कर दिया। ये शब्द हॉलीवुड की दुनिया से आया है, जहां इसका इस्तेमाल भाई भतीजावाद यानी नेपोटिज्म से आगे बढ़ने वाले लोगों के लिए किया जाता है। फिर 4 सितंबर 2025 को नेपाल की सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार का तर्क था कि इन प्लेटफॉर्म्स ने सही तरह से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। यहीं से कहानी बदल गई। जो आंदोलन शुरुआत में सिर्फ एक हैशटैग कैंपेन था, वो देखते ही देखते युवाओं के नेतृत्व वाले राष्ट्रव्यापी आंदोलन में तब्दील हो गया। कुछ ही दिनों में हालात ऐसे बन गए कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ गया। ये हाल के सालों में दुनिया की सबसे तेजी से गिरने वाली सरकारों में से एक मानी जाती है। 5 साल और पीछे चलते हैं। 2020 में जगह थी थाईलैंड। पॉलिटिकल सिंबल बनी पूल में तैरने वाली रबर की बतख, रबर डक। थाईलैंड में लोकतंत्र के समर्थन में युवाओं ने एक बड़ा आंदोलन चला रखा था। प्रदर्शनकारियों की 3 मुख्य मांगे थी: प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओ-चा का इस्तीफा, नया संविधान और सबसे विवादित मांग थाई राजशाही में सुधार। मुद्दा इसलिए भी सेंसिटिव था क्योंकि थाईलैंड में दशकों से लागू लेज मैजेस्टी कानून के तहत राजशाही की आलोचना करना गंभीर अपराध माना जाता था। फिर आया 17 नवंबर 2020। उस दिन प्रदर्शनकारी संसद के बाहर इकट्ठा हुए। उनके हाथ में थे विशाल पीले रंग के फुलाए जाने वाले रबर डक, कुछ बच्चों के खिलौने जैसी, लेकिन साइज में थोड़ी बड़ी, जिसे पूल में तैराया जा सके। ये रबर डक किसी राजनीतिक प्रतीक के तौर पर नहीं लाए गए थे। असल में थाईलैंड की संसद चाओ फ्राया नदी के तट पर बनी है। विरोध प्रदर्शन को देखकर संसद तक जाने वाले सारे रास्तों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी थी। ऐसे में प्रदर्शनकारी बतख से ये मैसेज दे रहे थे कि वो सिर्फ इसी के जरिए अब संसद तक पहुंच पाएंगे। लेकिन उसी दिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस छोड़ी और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। तब प्रदर्शनकारियों ने तुरंत उन रबर डक्स को ढाल की तरह अपने सामने पकड़ लिया। तस्वीरें वायरल हो गई। कुछ ही दिनों में रबर डक आंदोलन का प्रतीक बन गया। प्रदर्शन स्थलों पर डक वाली टोपी, हेयर क्लिप्स, स्टिकर और दूसरी चीजें बिकने लगी। नारे लगने लगे कि लोगों को और रबर डक्स को परेशान करना बंद करो।
आंदोलन 2021 तक चलता रहा। बाद में बड़े स्तर पर कार्रवाई और गिरफ्तारियों के बाद प्रदर्शन थम गया। इसी साल 2025 में ही थाईलैंड के प्रदर्शन से कुछ महीने पहले दुनिया के दूसरे छोर पर एक और प्रदर्शन शुरू हुए थे। देश था अमेरिका। प्रोटेस्ट था ब्लैक लाइव्स मैटर, जिसकी पहचान बने 3 शब्द, आई कैन नॉट ब्रीथ। मई 2020 में अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में एक अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हो गई थी। उनकी गर्दन पर एक पुलिस अधिकारी ने लगातार 9 मिनट से ज्यादा देर तक घुटना टिकाए रखा, जिसके कारण उसकी जान चली गई। मरते हुए जॉर्ज फ्लॉयड बार बार एक ही बात दोहराते रहे, आई कैन नॉट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। वही शब्द कुछ ही घंटों में अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक में बन गए। देखते ही देखते ये आंदोलन अमेरिका से निकलकर दुनिया के लगभग हर महाद्वीप तक फैल गया। लेकिन ये शब्द पहली बार 2020 में नहीं बोले गए थे। इससे 6 साल पहले जुलाई 2024 में एक और अश्वेत नागरिक एरिक गर्नर की भी पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। स्टेटन आइलैंड में पुलिस ने उन पर लूज सिगरेट्स बेचने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार करने की कोशिश की थी। इसी दौरान एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें चोक होल्ड में जकड़ लिया था। गार्नर ने अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए एक ही वाक्य 11 बार दोहराया था, आई कैंट ब्रीथ। एरिक गार्नर की मौत के तुरंत बाद वही शब्द ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन का सबसे बड़ा नारा बन गए। ये नारा टी शर्ट्स पर छपने लगा, विरोध प्रदर्शनों में गूंजा और दीवारों पर बने म्यूरल्स का हिस्सा बन गया। फिर 2020 में जब जॉर्ज फ्लॉयड ने मरते समय वही शब्द दोहराए तो इन शब्दों का असर और भी गहरा हो गया। प्रदर्शनकारियों के लिए ये वाक्य इस बात का सबूत था कि 6 साल बाद भी अमेरिका में कुछ नहीं बदला था। आंदोलन के बाद कुछ अमेरिकी शहरों ने पुलिस के बल प्रयोग से जुड़े नियमों में बदलाव किए। कई जगह पुलिस के बजट और कामकाज की समीक्षा की गई। जॉर्ज फ्लॉयड और एरिक गार्नर के मामलों में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हुई। लेकिन अमेरिका की पुलिस व्यवस्था में रंग भेद को लेकर अभी भी बदलाव का इंतजार किया जा रहा है। अब 5 साल और पीछे चलते हैं। 2014, जगह हांगकांग। प्रदर्शनों की पहचान बना छाता। आप जानते ही हैं कि हांगकांग चीन का एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है जो दक्षिणी तट पर पर्ल रिवर डेल्टा के किनारे मौजूद है। सितंबर 2014 में चीन की सरकार ने हांगकांग की चुनावी प्रक्रिया में बदलाव का प्रस्ताव रखा। कहा कि अब हांगकांग में सर्वोच्च नेता का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट चीन खुद अप्रूव करेगा। लोगों को लगा कि चीन इससे हांगकांग में अपने पसंद का लीडर लाना चाहता है। प्रस्ताव के विरोध में हजारों प्रदर्शनकारियों ने हांगकांग की सड़कों पर कब्जा कर लिया। जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस और पेपर स्प्रे छोड़ा तो लोगों ने बचाव के लिए अपने हाथ में मौजूद जो भी चीज थी उसे सामने कर लिया। उस समय अधिकांश लोगों के पास छाता था। छाता ढाल बन गया। बाद में यही आंदोलन अम्ब्रेला मूवमेंट के नाम से मशहूर हुआ। आंदोलन 79 दिनों तक चला। आखिरकार पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के कैंप हटा दिए। चीन ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। लेकिन इस आंदोलन ने हांगकांग के युवाओं की एक पूरी पीढ़ी को एक साझा पहचान दे दी। ये वही पीढ़ी थी जिसने 5 साल बाद 2019 में पीप द फ्रॉग को अपना नया प्रतीक बनाया। 21वीं सदी से पहले भी कोल्ड वॉर के वक्त ऐसे कई सिंबल्स अलग अलग आंदोलन की पहचान बन चुके हैं। 1971 में चिली में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तब प्रदर्शन की ढाल थे किचन के बर्तन। उस समय चिली में राष्ट्रपति साल्वाडोर आयेंदे की सरकार थी। देश खाद्य संकट और बेकाबू महंगाई से जूझ रहा था। दिसंबर 1971 में बड़ी संख्या में महिलाएं राजधानी सैंटियागो की सड़कों पर उतर आईं। उनके हाथ में कोई झंडा या पोस्टर नहीं था। वो खाली बर्तन और तवे बजा रही थी। सड़कों पर बर्तनों का शोर था। रसोई में खाली पड़े बर्तनों के जरिए सरकार की आर्थिक नीतियों और खाद्य संकट के खिलाफ विरोध हो रहा था। ये प्रदर्शन बाद में मार्च ऑफ द एम्प्टी पॉट्स के नाम से मशहूर हुआ। प्रदर्शन के इस तरीके को पूरे लैटिन अमेरिका में कासेरो लाजो कहा जाता है। समय के साथ ये कई दूसरे देशों में भी विरोध का प्रतीक बन गया। 2001 में अर्जेंटीना की आर्थिक तबाही के दौरान भी लोगों ने खाली बर्तन बजाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। फिर 2019 में जब चिली में आर्थिक स्तर पर असमानता आई तब भी लोगों ने बर्तन बजाकर ही अपना विरोध जताया। अब वियतनाम जंग की बात करते हैं। अमेरिका ने 1955 से 1975 तक 20 साल कम्युनिस्ट समर्थक उत्तरी वियतनाम से जंग लड़ी। इस दौरान अमेरिका में जंग के खिलाफ कई बार प्रदर्शन हुए। 1965 में अमेरिकी कवि एलन गिन्सबर्ग ने वियतनाम युद्ध विरोधी आंदोलन के लिए एक अनोखा विचार रखा। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों को हथियारबंद सैनिकों का सामना गुस्से से नहीं बल्कि फूलों से करना चाहिए। इसकी मिसाल 2 साल बाद अक्टूबर 1967 में देखने को मिली। उस दिन वॉशिंगटन डीसी में 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए।
इनमें से करीब 50,000 प्रदर्शनकारी पेंटागन तक मार्च करते हुए पहुंचे। उधर पेंटागन की सुरक्षा के लिए M14 राइफलों से लैस लगभग 2500 अमेरिकी सैनिक और नेशनल गार्ड के जवानों को तैनात किया गया था। वो पेंटागन के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। सैनिकों के पास पहुंचने पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने उनकी ओर फूल बढ़ाने शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने अपने हाथों में पकड़े फूल सैनिकों की राइफलों की नाल में लगा दिए। इन्हीं प्रदर्शनकारियों में 18 साल के जॉर्ज हैरिस भी थे। उन्होंने अपनी कार्नेशन के फूल को सैनिक की M14 राइफल की नाल में रख दिया। यही तस्वीर उस समय के मानकों में वायरल हो गई। बाद में इसे फ्लावर पाप प्रोटेस्ट के नाम से जाना गया। ऐसा ही एक प्रदर्शन 1968 में भी दिखा। उस समय यूथ इंटरनेशनल पार्टी, जिसे यिपीज कहा जाता था, राजनीति और परफॉर्मेंस आर्ट को मिलाकर विरोध जताने के लिए मशहूर थी। 1968 में शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन चल रहा था, यानी डेमोक्रेटिक पार्टी के चुनाव प्रक्रिया का एक हिस्सा। तब यिपीज ने पिगसस नाम की एक सुअर को अमेरिका के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। उनका कहना था कि अगर राजनीति का यही हाल है तो देश चलाने के लिए किसी इंसान या सुअर में क्या फर्क रह जाता है। पुलिस ने इस प्रदर्शन को रोकने के लिए कार्रवाई की। कई हिप्पी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। कुछ समय के लिए पिगसस सुअर को भी हिरासत में ले लिया गया। बाद में 30 अप्रैल 1975 को अमेरिका की हार के साथ वियतनाम जंग खत्म हो गई। CJP के प्रोटेस्ट से पहले भी भारत में इस तरह का प्रदर्शन हो चुका है। उस वक्त इसका चेहरा थे महात्मा गांधी और प्रदर्शन की पहचान था नमक। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, हम दांडी मार्च की ही बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के कानून के विरोध में गुजरात में 390 किलोमीटर लंबा मार्च निकाला था। आप जानते ही हैं कि 1930 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। वो चाहते थे कि लोग ब्रिटिश शासन का सहयोग ना करें, उनके बनाए नियमों का विरोध करें। इसके लिए बापू ने नमक को विरोध के प्रतीक के रूप में चुना। ब्रिटिश शासन ने नमक पर टैक्स लगाया हुआ था। भारतीयों के नमक बनाने पर भी रोक लगा रखी थी। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का ये कानून तोड़ने के लिए पैदल मार्च निकाला। 12 मार्च 1930 को वो गुजरात की राजधानी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से निकले। रास्ते में लोग इस मार्च से जुड़ते गए और प्रदर्शन बड़ा होता गया। लगभग 24 दिन तक 390 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद बापू 6 अप्रैल को गुजरात के दांडी गांव पहुंचे। यहाँ उन्होंने समुद्र के किनारे नमक के पत्थर को उठाया और नमक बनाकर कानून को तोड़ दिया। बापू का ये आंदोलन आजादी की लड़ाई का एक अहम पड़ाव बनकर सामने आया। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब किसी रंग, किसी सामान, किसी स्लोगन या किसी चिन्ह ने प्रदर्शन को न सिर्फ पहचान दी बल्कि उस पूरे देश को शेप करने में अहम भूमिका निभाई। भारत के चीफ जस्टिस के बयान पर तंज की तरह शुरू हुई कॉकरोच पार्टी की मुहिम अब कहां तक जाएगी और इन प्रदर्शनों का क्या नतीजा होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। जो भी होगा, खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज की बड़ी खबर यहीं तक। अब सुर्खियों की बारी। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बाद अब लाल सागर और बाब एल मंदेब स्ट्रेट जंग का नया मैदान बनते जा रहे हैं। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में सऊदी अरब के 2 तेल टैंकरों पर हमले का दावा किया है। हूतियों के मुताबिक उन्होंने सऊदी अरब के एंसेलिया और लैला नाम के टैंकर पर हमला किया। इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सऊदी अरब की सरकारी प्रेस एजेंसी ने एंसेलिया जहाज पर हमले की जानकारी जरूर दी है। हूतियों ने 2 दिन पहले ही सऊदी पर नेवल ब्लॉकेड लगाने का ऐलान किया था। कहा था कि वो लाल सागर से सऊदी का कोई भी तेल टैंकर गुजरने नहीं देंगे। उसके बाद ये जहाज पर पहला हमला माना जा रहा है। हमले ने दुनिया भर में तेल की सप्लाई पर नया संकट पैदा होने का खतरा बढ़ा दिया है। हूतियों की धमकी के बाद ही बाब एल मंदेब की ओर जाने वाले जहाज़ों ने अपना रास्ता बदलना शुरू कर दिया है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 22 जुलाई को 5 टैंकरों ने अपना रूट बदला था। इससे पहले 21 जुलाई को भारत और चीन जा रहे 3 तेल टैंकरों ने भी यू टर्न ले लिया था। यानी संकेत यही है कि हालात और खराब होने वाले हैं। इस बीच अमेरिका ने लगातार 12वें दिन ईरान पर अपना हमला जारी रखा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी धमकी दी है कि अगर ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में किसी जहाज को निशाना बनाया तो इसके बदले में वो ईरान के ब्रिज और पावर प्लांट को उड़ा देंगे। ट्रंप ने हूती विद्रोहियों को भी धमकाया कि अगर उन्होंने लाल सागर में जहाज़ों को रोकने की कोशिश की तो वी विल टेक केयर ऑफ देम, यानी हम उन्हें देख लेंगे। लेकिन ट्रंप की धमकियों के बावजूद हॉर्मुज़ और लाल सागर में जहाज़ों पर हमले नहीं रुक रहे हैं। अगली खबर। भारत ने यूएन में सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान के झूठ को करारा जवाब दिया है। भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को सरकारी नीति के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता रहेगा तब तक जल समझौते पर कोई सहयोग नहीं किया जाएगा। 22 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद यूएनएससी में नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट पर बहस चल रही थी। बहस में पाकिस्तान के प्रतिनिधि इफ्तिखार अहमद ने सिंधु जल समझौते के मुद्दे पर फिर से सहानुभूति बटोरने की कोशिश की। भारत पर पानी को हथियार बनाने का आरोप लगाया। कहा कि समझौता सस्पेंड करने से 24 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानियों की रोजी रोटी पर खतरा पैदा हो गया है।
इस पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने माकूल जवाब दिया। कहा कि इस मुद्दे पर सहयोग तभी संभव है जब दोनों देशों के बीच विश्वास हो, लेकिन सीमा पार आतंकवाद के चलते ऐसी उम्मीद ही नहीं की जा सकती। पर्वतनेनी हरीश ने जम्मू कश्मीर का भी जिक्र किया। कहा कि इस मुद्दे पर केवल एक ही बहस है और वो ये कि पाकिस्तान ने भारत के संप्रभुता वाले क्षेत्र पर कब्जा किया है, इसलिए भारत पर उंगली उठाने के बजाय बेहतर होगा कि पाकिस्तान पहले अपने घर को ठीक करे। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए द लेलन टॉक। शुक्रिया, शुभ रात्रि।